आइए अब हम तैयारी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज बीए सेकेंड ईयर की पेपर फर्स्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किस विषय पर बात हुई थी और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, विदेशी व्यापार के विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के समुचित प्रवाह के लिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई थी जो विभिन्न राष्ट्र की मौद्रिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखते हुए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जन्म दे सके। मतलब लोगों की बातें चल रही थी कि हम कैसे स्थायित्व ला सकें अपनी अर्थव्यवस्था पर, या फिर अर्थव्यवस्था को स्थायित्व लेकर के हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकें, इस पर प्रयास किए जा रहे थे। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे थे। इन प्रयासों का जो सिस्टम था वो चलाया जा रहा था, किस तरीके से इनको हम बेहतर कर सकें। तो उसी संबंध में ब्रिटिश की ओर से किन्स योजना तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ओर से व्हाइट योजना प्रस्तुत की गई थी। दो योजना भी लाया गया था, जो दो प्लान भी इसमें लाए गए थे। इन दो प्लान को लाने का ये एक महत्वपूर्ण ये था, स्थितियाँ ये थी कि इन प्लानों को लाया जाए तो कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अलग अलग योजनाओं में विभिन्न राष्ट्रों का मत था, वो भी अलग अलग था। तो क्योंकि सभी का एक मत होना चाहिए और सभी एक मत के साथ होकर के एक राष्ट्र और एक ताकत के रूप में संरूपित हो सकें, इसके लिए सन 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया। सारे देशों को बुलाया गया, जिसमें 44 देशों ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और काफ़ी विचार विमर्श, एक मोटी चर्चाएं चली, मोटी तौर पर एक बैठक चली और उस पर चर्चा निकल करके आई कि दो मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना की जाए। उन्होंने दो की बात की थी, तो हम दो बताएंगे दोनों कौन कौन से थे। उनमें से एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस संस्था ने अपना व्यवसाय 1 मार्च 1947, ध्यान से रिकॉर्ड करके रखेंगे, 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 को आरंभ किया। वर्तमान में इस कोष के 178 राष्ट्रीय देश जो है सदस्य के रूप में हैं। 178 जो देश हैं वो हैं और 178 देश इसके प्रतिनिधि के रूप में हैं, सदस्य के रूप में हैं, और सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व है। हर एक देश के एक प्रतिनिधि मंडल से इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके स्थायित्व पर आते हैं, जो 44 देश हैं जिन लोगों ने स्थापना की थी इनकी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं, इन उद्देश्यों को हम देखते हैं और उद्देश्यों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना, सेंसिबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, क्योंकि आज की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी विनिमय दर। आप सब जानते हैं कि एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर हैं वो हर एक देशों के लिए अलग अलग हैं और हर एक देशों को अधिकतम यूएस डॉलर या फिर अमेरिकी जो डॉलर है उसके रूप में एक्सचेंज विनिमय दर में देना पड़ता है, बदलने पड़ते हैं। तो इसकी स्थापना का दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि स्थायित्व को प्रोत्साहन देना, सदस्य देशों के बीच व्यवस्थित जो विनिमय व्यवस्थाओं को स्थापित करना और प्रतिस्पर्धा, एक अच्छी और सुदृढ़ प्रतिस्पर्धा की स्थिति को लाना, और जो गला काट प्रतिस्पर्धा थी या फिर जो ऐसी परिस्थितियां बन रही थी उनको खत्म करना। दूसरी बात की गई कि विनिमय नियंत्रण को दूर एवं कम करना। जो विनिमय नियंत्रण की जब हम बात कर रहे थे, इस कोष की स्थापना का तीसरा जो महत्वपूर्ण युग जो था ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व राष्ट्रों द्वारा लगाया गया विनिमय नियंत्रण। हर एक देश क्या था, अपने व्यवसाय और अपने फायदे के लिए बहुत अधिक मात्रा में रिप्लाइज करते थे और अपने ही प्रॉफिट्स के लिए बहुत सारे ऐसे काम किया करते थे। जैसे अमेरिका और जर्मनी चाहते थे, ब्रिटेन, ये तीनों देश चाहते थे कि रशिया भी कुछ हद तक था कि ये तीनों चारों देश चाहते थे कि इनका पूरा प्रतिनिधित्व पूरे विश्व पर चलता रहे। तो इन्होंने तो रखी अपनी बातों को, लेकिन जो अन्य 40 देश थे उसमें उन्होंने ये भी रखा कि नहीं, हमको भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये हमारा भी विनिमय का जो इन्वेस्टमेंट का जो रिफ्लेक्शन का जो प्लान है वो प्लान पूर्णतः सुदृढ़ होना चाहिए। उसके बाद बहुपक्षीय भुगतान की बात की, मल्टीलेटरल्स पेमेंट्स की बात की,
तो कोष के द्विपक्षीय समझौते के स्थान पर बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना करना एवं सहायता करना था। कि मतलब कोई भी देश कहीं पर भी अपने स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है और पेमेंट्स के जो लेआउट जो नियम बनाए गए थे वो सबके लिए समरूप थे, मतलब जो नियम बनाए थे वो सबके लिए समरूप। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे समझौते थे। कोष का एक अन्य उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से हम चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रोत्साहन हम दे सकें, इनकरेजमेंट दे सकें, क्योंकि विदेशी व्यापार संबंधी सही प्रकार की बाधाओं को दूर करते हुए प्रोत्साहित करने हुए आगे बढ़ना। उसके साथ ही देश के संतुलन विकास में सहायता देना। कोष का था कि सदस्य राष्ट्रों को संतुलित आर्थिक विकास के लिए व्यवस्था करना और उपयोगी बना तथा सुझाव देना। साथ ही जो उनका मेन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो था संकट में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता देना, टू प्रोवाइड इकोनॉमिक्स हेल्प इन अ क्राइसिस की बात उन्होंने रखी थी। अब इस पे ये था कि कोष सदस्य राष्ट्रों को संकट काल में आर्थिक सहायता, क्यों धनी देशों से निर्धन देशों को पूंजी की सहायता करना और निर्यात करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें थी। प्रोफेसर जैकब बैनरन ने लिखा भी था, प्रोफेसर जैकबसन लिखते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य संसार के देशों को मौद्रिक सहयोग के सिद्धांत पर आपसी मौद्रिक संबंधों में अनुशासनपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बहुत सद्भावना और भाविक स्वरूप है। तो ये सारे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण ये थे। अब कोष का प्रबंधन या मैनेजमेंट्स की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि एक मैनेजमेंट्स हम सब जानते हैं, कोई भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, एक टाइप की आवश्यकता होती है। तो उसमें पहला था प्रशासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जिसे हम बोलते हैं। प्रशासन मंडल के सभी सदस्य देशों को एक एक प्रतिनिधि होते हैं और उनमें एक गवर्नर तथा एक स्थानापन्न गवर्नर होता है। प्रशासक मंडल का मुख्य कार्य कोष की नीतियों निर्धारित करना और सदस्य देशों के अभ्यंश, जिन्हें हम कोटा कहते हैं, में संशोधन करना। साथ ही नए सदस्य देशों के प्रवेश देना और सदस्य देशों की मुद्राएं की समताएं दरों को निर्धारित करना। मतलब जो नए देश आ रहे हैं, नए देश संस्था से बाहर जा रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी। उसके बाद दूसरी जो बात आती है वो प्रबंधक मंडल की बात आती है, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स डायरेक्टर्स की बात आती है। वर्तमान में मंडल के सदस्य संख्या जिसमें 22 है, जिनमें 6 की नियुक्ति की जाती है तथा शेष 16 निदेशक अन्य देशों द्वारा चुने जाते हैं। ये उनका रूल्स ऑफ प्रबंधक मंडल यानी मैनेजमेंट, जो उनके मंडल हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, उनके माध्यम में ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसी तरीके से इनका पूरा जो कोष का जो मोटा मोटी हम देखें या फिर जो प्रारंभ में जब हम बात कर रहे थे, तो प्रारंभ में मुद्रा कोष के साधन 1000 करोड़ रुपए डॉलर के साथ इसको शुरू किए गए थे। 1000 करोड़ डॉलर जो था उससे शुरू किए गए था। अगर हम अपने भाषा में बात करेंगे तो 1000 करोड़ जो डॉलर था उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पैसे हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम में ये डॉलर में, अभी भी डॉलर में ही शुरू किया, उस समय डॉलर में शुरू किया गया था, डॉलर में ही अभी भी उसके लेन देन किए जाते हैं। मुद्रा कोष के अभ्यंशों का पहला परिवर्तन था वो 15 सितंबर 1959 को किया गया था, जिस समय उनकी पूंजी बढ़कर के 1500 करोड़ डॉलर हो गई थी। और 30 अप्रैल 1981 का जो डाटा है उसमें ये दिया हुआ है कि 7वां परिवर्तन हुआ था, 1984 में 8वां हुआ था। ऐसे करते करते आज के स्वरूप में समन्वित एक समिति जो बनी हुई है वो हर साल बैठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों को बुलाया जाता है और उस पर चर्चाएं की जाती हैं कि हम कितना परिवर्तन करें या फिर जो स्थितियां चल रही हैं विश्व पटल पर उनका हम कैसे अभिनता कर पाएँ। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य, फंक्शन क्या है IMF के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के। तो पहला है मुद्रा की समता दरों तथा विनिमय दरों का निर्धारण करना। जो उद्देश्य भी था इनका, ऑब्जेक्टिव्स भी था, वही अब उनके कार्य भी हैं। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वे देश भी हैं जिनके जो पूर्ण रूप से सशक्त हैं या फिर ताकतवर हैं, प्रभावी हैं अर्थव्यवस्था पर। साथ में वो लोग भी हैं जो एक देश के साथ चल भी रहे हैं, समस्याएं चल भी रही हैं, चीज़ें चल भी रही हैं।
तो मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों के बीच विनिमय दरों का निर्धारण करना और जो भी दर हमने निर्धारित की है उन दरों का स्थिरता और समानता बनाए रखना, जिनमें बहुत सारी चीज़ें थीं। इनमें एसडीआर का मूल्य भी था, अलग अलग तरीके से दिए गए थे। 1971 दिसंबर 1971 का उसमें डेटा भी दिया हुआ था कि विनिमय की दरें जो केंद्रीय दरें थीं वो 2.25% परिवर्तन के साथ लगाई गई थी। उसके बाद था दूसरा था अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय शॉक या क्रेडिट्स की, जिसकी हम बात करते हैं, शॉर्ट टर्म्स इंटरनेशनल क्रेडिट, ये भी उनका काम है। कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में उत्पन्न होने वाले अल्पकालीन असंतुलन को समाप्त करने तथा कम करने के लिए क्या करते हैं, विदेशी मुद्रा को बेचते हैं अर्थात ऋण देता है। वो चाहते हैं कि हम अपने देश के सभी लोगों को या फिर जो विश्व के जो लोग हैं, जिन जिन देशों को सहायता प्रदान की जा रही है या फिर जो प्रदान करने के योग्य हैं, उन सबको दी जाती है। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग दुर्लभ मुद्रा की व्यवस्था करना, अरेंजमेंट्स ऑफ स्केयर मनी की बात हम लोग करते हैं। किसी भी देश की दुर्लभ मुद्रा होने पर कोष उस देश से उधार लेकर उस मुद्रा की मांग को पूरी कर सकता है, स्वर्ण देकर उस मुद्रा को क्रय कर सकता है। किंतु फिर भी यदि मुद्रा की बात करते हैं दुर्लभ रहती है तो कोष को सूचना दे करके वो राशनिंग कर सकती है। ये उनके लिए उनका मुख्य कार्यों में से एक था। उसके बाद संक्रांतिकालीन सुविधाएं, फैसिलिटी ऑफर ड्यूरिंग अ ट्रेडिशनल पीरियड। कोष विदेशी व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंधों के विरुद्ध था। जो लोग विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध लगाते थे या चीज़ों को अन्य करते थे, लेकिन सदस्य देशों की संक्रांति काल में विनिमय नियंत्रण, संरक्षण तथा अन्य प्रतिबंधों के बनाए रखने का अधिकार दिया गया था। मतलब उनको एक पोर्टलाइसिस भी दिया गया था, मतलब एक ताकत दी गई थी कि आप लोग अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर सकते हैं पैसों के माध्यम से। पांचवा था तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस की बात कर ली गई थी। कोष अपने सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देने के लिए समय समय पर विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करता है जो उन देशों की जटिल समस्याओं के समाधान करने में सहायता होते हैं। मतलब कोष ये भी चाहता है कि नहीं, चलिए अगर आपके साथ समस्याएं हैं या फिर आपके देश के साथ समस्याएं या अन्य देशों के साथ समस्याएं हैं तो उन सारी समस्याओं को क्या करेंगे, हम मिल करके ख़त्म करेंगे। कहीं कहीं पर तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायताएं भी पूर्णतः बेहतरीन रही हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे थे जिन पर प्रतिबंध लगाया गया और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उन पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना का समायोजन भी किया गया और उन समायोजनों के प्रभाव से ही वो क्या हुए, देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं, हमारा देश भारत भी है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त है। ये थी कार्य थे। अब हमने कार्य के बारे में देखा। अब अगला पॉइंट हमारा है मुद्रा की सफलताएं, मुद्रा कोष की सफलताएं। क्या थी मुद्रा कोष की सफलताएं? कुछ न कुछ सफलताएं भी थी। मुद्रा कोष की सफलताओं के मध्य में हम बात करते हैं तो पहला प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यनों पर रोक। जो मुद्रा कोष को प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यों पर रोक लगाने में सफलता मिली है, उनमें सदस्य देशों में जो प्रतिस्पर्धा थी, जो मतलब गला काट प्रतिस्पर्धा थी, हमने बताया भी था पिछले पॉइंट 5 में कि एक दूसरे पर हावी होने की जो प्रतिस्पर्धा थी उसको खत्म करने का प्रयास किया। ये सफलता थी इनके। फिर दूसरा विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, स्थायित्वता की बात की गई। उसमें मुद्रा कोष की स्थापना के बाद ये तो सत्य है कि विनिमय दर में होने वाला उच्चावचन कम हुए, अवश्य हुए, परंतु पूर्ण रूप से स्थायित्व नहीं हो पाया, स्थायित्व भी नहीं हो पाई, चीज़ों को नहीं ला पाया। तीसरा था अस्थायी विनिमय नियंत्रण को मान्यता। जो मुद्रा कोष ने संक्रांति काल में जो राष्ट्रीय विनिमय नियंत्रण की अनुमति देकर के उन्हें असंतुलन के संकट का सामना करने का अवसर दिया था तथा आशा प्रकट की थी कि संतुलन स्थापित करने में वह विनिमय नियंत्रण को हटा लेंगे, ये उन्होंने कहा था, अपनी बातों पर रखी थी, तो उसको उन्होंने उस पर उनको छूट भी दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की भी बात उन्होंने रखी कि जो मूल्यांकन एवोल्यूशन किया गया उसमें 52 वर्षों में उन्होंने प्रगति देखी कि ऐसे बहुत सारे राष्ट्र थे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। पहले क्या थे, अलग अलग पिछड़े थे, लेकिन स्थितियां जब आई तो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जुड़ गए, और जुड़ करके फिर उनका व्यापार शुरू हो गया। उसके बाद पांचवा था बहुमुखी भुगतान व्यवस्था, जो मल्टीलेटरल्स पेमेंट सिस्टम था, वो भी इनकी सफलताओं का ही श्रेय
था और प्रतिशोधक सफलता की घोतक था। कोष द्वारा बहुमुखी भुगतान की व्यवस्था की गई, जिसमें देशी व्यापार एवं विनियोजन एक चक्राकार असंतुलनों को सुधारने में पर्याप्त आर्थिक सहायता दी है। फिर सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट सफलता था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता, इंटरनेशनल लिक्विडिटीज लाई गई। मुद्रा कोष ने 1963 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय तरलता की ओर ध्यान दिया और एक नवीन योजना विशेष आहरण अधिकार के नाम से प्रारंभ की, जो चेक की भांति उपयोग की जा सकेगी, उन्होंने रखा। तो ये सारी सफलताएं थी। इन सारी सेवाओं और सफलताओं को देखते हुए मुद्रा कोष के उपयुक्त सेवाओं के कारण ही प्रोफेसर हाम भी कह रहे हैं ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक कह करके संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्रा कोष ही नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक, उन्होंने कहा, इसकी संज्ञा दे दी। इस प्रकार एक ओर तो मौद्रिक एवं वित्तीय बाधाओं के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है, तथा दूसरी ओर वह संसार की आर्थिक मशीन के लिए वित्त तेल का प्रबंध भी करता है। उन्होंने ये बात भी रखी और परामर्श दिया कि समय समय पर ये क्या करता है कि एक और प्रकाश स्तंभ भी तो है, लेकिन उस प्रकाश स्तंभ में तेल डालने का काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही करता है। तो ये उनकी सफलता का घोतक था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हमने परिभाषाएं देखी, परिभाषा के साथ साथ हमने इनके कन्फ्लिक्शन देखे, कन्फ्लिक्शन के साथ साथ इनके उद्देश्य देखे और उद्देश्य के साथ साथ हमने इनकी सफलताओं को भी देखा और कार्यों को भी देखा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में हमने जो आपको जानकारी दिया उसको हम चाहते हैं कि आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो और विशेषकर BA सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावी होंगे। साथ ही हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूज़ देखें और कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें, ताकि हम आपके लिए भविष्य में और भी अच्छे और स्ट्रांगली सब्जेक्टों को लेकर के आएँ, जिन सब्जेक्टों के साथ हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें। और आपको जिन जिन विषयों पर परेशानी है या फिर जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आते हैं उन टॉपिक्स को आप कमेंट्स बॉक्स पे भी लिख करके बता सकते हैं कि नहीं हमें इन टॉपिक की और भी अच्छी जानकारी चाहिए, तो हम उन टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष आएंगे और आपके सारे जो डाउट्स उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप पुनः सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें, लाइक भी करें। धन्यवाद आपका।